आदाब हैदराबाद। आदाब नाजरीन, दूरदर्शन यादगिरी के खुसूसी प्रोग्राम आदाब हैदराबाद के तहत एक मुलाकात प्रोग्राम में आप सभी का हम इस्तकबाल करते हैं। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है हैदराबाद के एक ऐसे लेजेंड कॉमेडियन जिन्होंने 50 साल अपने मुकम्मिल किए हैं अपने कैरियर के, जिनको आप और हम हामिद कमाल के नाम से जानते हैं। हामिद कमाल साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है इस प्रोग्राम में। शुरुआत वही घिसा पिटा सवाल जी जी कि आपकी जो कैरियर की शुरुआत हुई जी। वो किस तरह, हमारे नाज़रीन को बताइए। ये 1971-72 की बात है, जब मैं इंटरमीडिएट का स्टूडेंट था। तो कॉलेज के फंक्शंस में हिस्सा लिया मैंने। तो साथियों ने और हमारे लेक्चरर्स ने बहुत ही इंकरेज किया और अंदर का फ़नकार जो है मेरा कोशिश करने लगा कि कुछ आगे भी करता रहूं। इसी तरह से मौज़म जही मार्केट पे हमारे फाइन आर्ट्स एकेडमी नाम का एक कल्चरल एसोसिएशन का ऑफिस था। तो वहाँ से सामने से गुजरता था मैं, तो वहाँ देखता था हमारे दिग्गज कॉमेडियन थे, हिमायतुल्लाह, मुस्तफ़ा अली बेग, दौलत राम, हमीद रशीद। तो इनको देखता था, सोचता था कि क्या मैं भी ऐसा बन सकूँगा। बहरहाल सीढ़ियाँ चढ़ के सेकंड फ्लोर पे पहुँचा, कुछ सीखने का मौका मिला। क़ादर अली बेग साहब के ड्रामों में छोटे छोटे रोल किया और फिर इस तरह से ड्रामों में काम करता रहा। दिन के चोर, बबन खान का अदरक के पंजे, फिर उसके बाद अपनी ख़ुद की एक शनाख्त बनने लगी। जब आपने जिक्र किया कि कॉलेज के पीरियड में जी आपके जहन में ये था कि भाई इस जैसा दिग्गज कलाकार बनूं या फ़नकार बनूं, तो पहली मर्तबा, क्योंकि कॉमेडी जो होता है लफ्ज़ों का खेल होता है, जी बिल्कुल, जिसको आप और हम कॉमेडी के नाम से जानते हैं, तो ये हमें बताइए कि पहला जो परफॉर्मेंस होता है, जो भी आर्टिस्ट होता है उस जहन के किसी कोने में ज़रूर वो यादें, वो बातें ज़रूर याद रह जाती है। तो पहला परफॉर्मेंस आपने कब और कैसे दिया था, वो अगर आप याद करना चाहते हैं इस शो के ज़रिए तो आप ज़रूर बताइए। पहला तो पहला तो इसलिए याद नहीं है मुझे कि ऑल इंडिया रेडियो हैदराबाद में भी मैंने परफॉर्म किया और एग्जीबिशन सोसाइटी में भी करता रहा। लेकिन इनफरादी तौर पर, इंडिविजुअली, जब मैं स्टेज पे खड़ा हुआ पहली बार, तो मैं काँप रहा था, पता नहीं क्या हो गया था मेरे को। और जोक्स, इतना छोटे छोटे 2 जोक्स सुनाया मैं, और सुना के अपने आप में हंसने लगा, मैं खुद हंस रहा था। तो बाद में मुझे एहसास हुआ कि यार मुझे हंसना नहीं चाहिए। फिर लोगों ने भी कहा, यार तुम जोक्स सुना रहे हो, लतीफ़ा सुना रहे हो, अंदाज़ अच्छा है, लेकिन हंसते क्यों हो तुम? तो वो आदत आहिस्ता आहिस्ता दूर होती गई। फिर मैंने कहीं पढ़ा था किसी मशहूर राइटर का जुमला कि जब ऑडियंस के सामने तुम खड़े होते हो तो उनके सरों के ऊपर देखो, उनके आँख में आँख मिला के मत देखो, क्योंकि अब तुम कॉमेडी कर रहे हो, उनको हंसता हुआ देखोगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो फिर मैंने वैसा अमल शुरू किया कुछ दिनों तक। तो मैं चेहरे नहीं देखता था लोगों के, लोग कैसा हंस रहे हैं, सिर्फ कानों तक उनकी आवाज़ पहुंचती गई और मुझे हौसला मिलता गया। और मुख्तसर लतीफ़े, मज़ाहिया खाके मैं इनफरादी तौर पर पेश करता गया। तो एग्जैक्टली आपको वो परफॉर्मेंस याद नहीं है क्योंकि आपने इतने सारे शोज़ किए हैं। जी हाँ। तो मैं चाह रहा था कि भाई इस शो के ज़रिए वो ख़ास आइटम जो आपने शुरुआती दौर में जो पेश किया है, वो अगर हमारे नाजरीन को भी सुना दें तो बहुत ही मैंने एक लतीफ़ा सुनाया था सबसे पहले, तो मुझे आज भी याद है वो, और आज भी मैं सुनाता हूँ, बल्कि दूसरे नए फनकार भी सुनाते हैं ये लतीफ़ा कि 3 दोस्त आपस में बातचीत कर रहे थे कि भाई मेरी बीवी को मैं फ़िल्म दिखाने ले गया था, एक फूल दो माली, और मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी। वापसी में जब घर लौटे हम, तो नर्सिंग होम ले जाना पड़ा और 2 बच्चे पैदा हुए। दोस्त ने कहा, ऐसा कैसा? नहीं हो सकता है भाई, फिल्मों के नामों का असर, एक फूल दो माली दिखाई बीवी को तो 2 बच्चे पैदा हुए। तो दूसरा बोला, अरे इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मेरी बीवी को फिल्म देवानंद की 3 देवियाँ देखने ले गया था मैं, उसको भी ऐसे ही हुआ, 3 बच्चे एक साथ पैदा हुए, तीसरा निकल के भागने लगा। लोग बोले कहाँ जा रहे हो, ठहरा और बात सुनो। नहीं नहीं मेरे को जाने दो। अरे बात तो सुनो। नहीं भाई मुझे जाने दो यार, मैं अपनी बीवी को रोकने जा रहा हूँ।
कहाँ जा रही तुम्हारी? मेरी बीवी फिल्म अली बाबा 40 छोड़ देखने जा रही। तो ये मुझे अच्छी तरह याद है, सबसे पहला लतीफ़ा मैंने कहीं पढ़ा था, लेकिन स्टेज पर सबसे पहली बार मैंने ही सुना है इसको। अच्छा। तो इस तरह से आहिस्ता 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 बहुत सारे मौज़ूआत पर आइटम बनाना शुरू किया मैं। मिसाल के तौर पर ये जो दुबई जाने का चक्कर चला जी 70s में, हमारे बहुत सारे नौजवान, जिसको देखो दुबई, जिसको देखो ख़तर, हत्ता के लोगों को पासपोर्ट और वीज़े का फ़र्क नहीं मालूम था। वो लोग बेरोज़गार फिरते थे। लोग पूछे क्या कर रहे हैं उस्ताद आजकल? मैं बेकार हूँ। फिर क्या करते? जाने वाला हूँ। कहाँ जा रहे हैं? दुबई। अरे ऐसा कैसा, ऐसा कैसे जाते? हाँ भाई, भाई बुला ले, तुम बुलाना मेरे को वहाँ, वीज़ा बना लिया हूँ, उन्हें पासपोर्ट भेज तो बोल रहा हूँ वहाँ से। तो मतलब इनको पासपोर्ट और वीज़े का फ़र्क ही नहीं मालूम था, वो लोग चले जाते थे। ये मेरा आइटम उस ज़माने में बहुत मशहूर भी हुआ, और उसके साथ एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जी। तो ये आइटम ये है, मुख्तसर सुनाऊँगा, कि वो लड़का कोशिश करके किसी तरह से दुबई चला गया जी। अब वहाँ जाके उसका अपॉइंटमेंट हुआ उसका इलेक्ट्रीशियन के नाम से। अब वहाँ जाके देखा तो क्या बिल्डिंगें बन रही है, तो ये ईंटा सीमेंट के थैले लेके ऊपर चढ़ रहा। तो सुपरवाइज़र को बोला, भाई साहब मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, ये मज़दूर नहीं हूँ, मैं लेबर नहीं हूँ, मेरे से ईंटा उठा रहे हैं आप, सीमेंट उठा रहे हैं। तो उन्हें बोला गुत्तेदार, अरे हौले, अभी दीवारा नहीं उठे, अभी छत नहीं बनी, तू बहरा कहाँ लगाता रे? पहले दीवारा उठाओ, छत डालो, उसके बाद तुम्हारा इलेक्ट्रीशियन का काम। क्या जब तक बिठा के खिलाना तुम्हारे को? तो तुम यहाँ है जो भी है हैदराबाद जाके अपने आप को सुपरवाइज़र बोलना, ऐसा अच्छी बात है बोले। पर इस तरह से वो काम करता रहा। फिर जब हैदराबाद लौटा तो उस ज़माने में बड़ा फैशन था, लुंगी पहन के, इतर के फाये वगैरह कान में लगा के, लोगों को पता चल जाता था कि ये बाहर से आया है। तो एक दोस्त ने देखा, क्या साथ दुबई से आ रहे तुम, चिंदिया करते रहने दुबई में? तुम ज़बरदस्त सुपरवाइज़र हूँ ऑयल कंपनी में, मेरे को भी बुला ले यार। बुला ले, तुम फिक्र मत कर तू। बहरहाल ये साहब चले गए। कुछ दिनों के बाद उनका दोस्त भी कोशिश करके, उन्होंने तो नहीं बुलाए, मगर इन्हों बहरहाल एजेंट को कुछ पैसे वैसे दे के, अम्मा के जेवर रहन रखा के चले गए दुबई। वहाँ जाके देखे तो क्या है, चल पे चल, घुटनों तक काले रबर के जूते, हाथ में डांबर की बकीट, थमा दिया आदमी। भाई ये क्या है? वो तो भाई पाइपलाइन खुद रही पेट्रोल की, ये डांबर की बकीट, चलो डालते जाओ। एक नज़र पड़ी इसकी तो वो जो कारखाना था, ये जो भी था, उसकी चिमनी साफ करते बैठा था। कौन? वो पहले वाला, इधर के भाई वाला। अरे भाई सुपरवाइज़र तुम यहाँ है? हाँ मैं यहीं ऐसा ही हूँ, तू जाके मैं सुपरवाइज़र, तू इंजीनियर बोलना। तो ये वो सुनाया, जो कई बार सुनाया रविंद्र भारती में। एक मरतबा एग्जीबिशन सोसाइटी में प्रोग्राम हो रहा था क्लब में, तो ये जो मैंने सुनाया, लोग हंसने लगे। एक 2-3 आदमी आए मेरे पास पीछे ग्रीन रूम में, मेकअप रूम में, बोले हामिद कमाल साहब इधर आओ, हम आपको बहुत चाहते, आप अच्छा सुनाते, मगर यारो हम लोगों की बेइज्जती तो करो यारो तुम, हम ना दुबई में रह क्या ऐसो है? अरे बोला भाई आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ मैं, मजाक है। अरे काहे का मजाक है यारो, यहाँ आवारा फिरते थे हम, वहाँ जाके कुछ भी हो, अम्मा बाबू को पैसे तो भेज रहे नहीं भेज रहे हैं यारो, आइंदा से नहीं करना आप। तो जब से मैंने वाकई बंद कर दिया आइटम, सही पब्लिक मुकामात पर, प्राइवेट महफिलों में मैंने सुनाना बंद कर दिया। ये इब्तिदाई दौर का वाक़या है मेरा। सही बात है। अच्छा हामिद भाई, आप सोलो परफॉर्मेंस देते थे जी। हामिद कमाल अपनी शिनाख्त बना चुके थे जी। लेकिन ऐसी क्या सोची कि आपने अदरक के पंजे प्ले में भी काम किया? जी। फिर हम आते हैं डेढ़ मतवाले की तरफ। तो सबसे पहले अदरक के पंजे जो आपने प्ले में काम किया, उस बारे में आप ज़रूर बताइए। भवन खान साहब फाइन आर्ट्स अकेडमी आए, आदर अली बेग साहब से रिक्वेस्ट की कि हमारे ड्रामे को 3 आर्टिस्टों की ज़रूरत है, आपके ड्रामा का आर्टिस्ट हो। तो सब ने अपना नाम पेश किया, मैंने भी अपना नाम पेश किया। तो भवन खान साहब के पास अपॉइंटमेंट हुआ, बाज़ाब्ता मेरा अग्रीमेंट हुआ, 300 रुपये तनख्वाह, 1971 की बात है शायद। तो बहरहाल अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, जामनगर, नागपुर, मुझे अच्छा याद है 1971 मीना कुमारी की फिल्म आई थी पाकीज़ा, और मीना कुमारी का इंतकाल हुआ था, उस दौर की बात कर रहा हूँ। तो मैंने उसके पास काम किया, चूँकि स्टूडेंट था मैं, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ था, सेकंड ईयर में जाने वाला था इंटर के, तो छुट्टियों के दिन थे, चला गया मैं। बहरहाल वहाँ से जब लौटा तो मैं दिल में कोशिश सोचने लगा, या अल्लाह ये भवन खान को इतना नाम, इतनी शोहरत क्यों, मुझे क्यों नहीं, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ अपनी तरफ से।
तो मैंने सोचा कि अपन कुछ अलग करें। उस ज़माने में के का बड़ा फैशन चल गया, अदरक के पंजे, दिन के चोर, बबुल के कांटे, प्याज के छिलके, के। मैंने कहा ये के का पीछा छोड़ो, कुछ अलग करो। तो चुनाचे आबेद अली मेरे साथी हैं, उनसे बातचीत की मैंने। फिर मेरे एक छोटे साथी सुबानी, हम दोनों तीनों ने मिलकर आबेद अली, हामिद कमाल, नाइट, खसूसी आइटम, डेढ़ मत वाले नाम से एक प्ले स्टार्ट ये प्रोग्राम स्टार्ट किया। तो एक लोगों को नया लगा। तो रविंद्र भारती की तारीख में पहली बार हाउसफुल हो गया। उस ज़माने के लेबर मिनिस्टर टी.एन. जया साहब थे, चीफ गेस्ट बैठे हुए थे। आज तक मेरे पास फ़ोटो है रखी हुई। खचाखच ऑडिटोरियम भरा हुआ था और टिकट होता था 3 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये। 10 रुपये का टिकट 25 रुपये में ब्लैक हुआ। तो बहरहाल उसके बाद हम लोग करते रहे, उसके पलट के नहीं देखा। उसके बाद सही बात है। करते रहे। मैं समझता हूँ 6,500 शोज़ तक का तो मैं हिसाब रखता हूँ, लिखता था जब तक, बाद में लिखना बंद कर दिया मैंने। कितने याद रखूँ। सही बात है। अल्हम्दुलिल्लाह से नहीं, इतने सारे शोज़ आपने पेश किए, तो कोई ऐसा शो जो आपके इस जर्नी में बहुत ज़्यादा यादगार साबित हुआ हो, उस बारे में आप ज़रूर बताइए, क्योंकि डेढ़ मत वाले काफ़ी पॉपुलर शो है। नहीं, अब यादें तो हर प्रोग्राम की बहुत अच्छी है, हर जगह की अलग अलग यादें होती थी। मिसाल के तौर पर बेंगलोर में वहाँ पर टाउन हॉल है, जहाँ जो उसकी बुकिंग मिलती थी हमको शाम के 6 से रात के 12 बजे तक। तो हमारे ऑर्गेनाइजर ने होशियारी ये की, 6 से 9 से 12, 3 घंटे का शो, और क्रेज़ था, हाउसफुल होता था, 1100 आदमी आते थे। तो हम लोग इतना टाइट हो जाते थे, 6 बजे शुरू किया, 9 बजे ख़त्म किया, फिर 9:15 को शुरू किया, फिर 12 बजे ख़त्म किया। तो ऐसा तजर्बा था वो कि थक जाती थी तबीयत, लेकिन कुछ ना कुछ नया करने की तमन्ना थी, ख्वाहिश थी। तो इस दौरान में 7 दिन में 14 शो। एक दिन भी इन बिटवीन क्या हुआ, मैं शो कर रहा हूँ, इंटरवल से पहले बूढ़े का रोब था, मेरा कुर्ता पैजामा में हूँ, दाढ़ी लगी हुई है, साथ में मेरे साथी सुभानी हैं। तो सामने के सोफ़ा पे, सीटों पे नज़र पड़ी मेरी अचानक, तो कॉमेडियन महमूद जी। मैं बोला ये महमूद भाईजान तो नहीं है, ऐसा सोचने लगा मैं। फिर बोला वो यहाँ कहीं को आएगा भाई। बाद में जब कर्टन गिरा, इंटरवल हुआ, तो महमूद भाईजान फिल्म स्टार, उस ज़माने में उनका जवाब नहीं था, और आज भी उनके वैसा कोई कॉमेडियन नहीं है। वो ऊपर आके मुझसे बोलने लगे, कमाल इधर आओ। मैंने कहा क्या भाईजान थे, तुमको कैसे मालूम मेरा नाम भाईजान है? बोला नहीं, अखबार में शमा में पढ़ते रहते हम, इंडस्ट्री में आपको सब भाईजान बोलते। तो मैं भी बोला आपको, ठीक है यार, अच्छा करते हो तुम लोग, ये लिखता कौन है यार ये? मैंने कहा भाई कलम मैं पकड़ता हूँ, सुभानी बोलता है, आबेद अली बोलता है, मैं भी बोलता हूँ, तीनों मिलके एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। अरे कैसे करते हो यार तुम, 7 दिन में 14 शो, क्या हिम्मत है तुम लोगों की, मेरे लिए लिखोगे? अरे मैं बोला भाई ये तो एकदम ऐसी बात कर रहा, मजाक उड़ाया वैसा दिख रहा। मैं बोला भाईजान आप किधर हम किधर, नहीं यार तुम लोगों की टाइमिंग का जवाब नहीं है। और ये जो कॉमेडी है, मैं चाहता हूँ कि दूरदर्शन, मुझे अच्छा याद है, दूरदर्शन दिल्ली एक ही चैनल था, DD2 भी नहीं आया था, उसके लिए मेरा एक सीरियल आने वाला है, उसका नाम है महमूद ख्यालों में, तो उसके लिए डायलॉग लिखो। मैंने कहा ठीक है, लिखते हैं। उनका घर था यलाहंग का एक एरिया है, जैसे आपके पास शमशाबाद है ना, जी जी। तो वहाँ पर उनका एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है, आज भी होगा, जहाँ पर कंवारा बाप की शूटिंग हुई। तो वहाँ पर एक हट में हमको जगह दी उन्होंने, 15 दिन तक हम थे वहाँ, मैं, आबेद अली और हुसैन प्रेमी। लिखते गए। उन्होंने कंटेंट उनके थे, सेंट्रल आइडिया वो देते थे, डायलॉग मुकाले में हमसे लिखवाते थे। लेकिन जब शाम में हम बैठ के सुनाते उनको, तो भाईजान बोलते यार अच्छा है यार ये, लेकिन इसको यार ऐसे नहीं, ऐसे कर दो। मैं बोला भाईजान आप डबल मीनिंग कर रहे हैं इसको, ये वल्गैरिटी की उसमें नाम आता है, ये नहीं होना चाहिए। तो किसको सिखा रहा है? तो मैं महमूद हूँ। भाईजान गवर्नमेंट का चैनल है, दूरदर्शन, ये कट हो जाएगा, सेंसर हो जाएगा, आपको नहीं मिलेगा परमिशन। है तो वो तेरा काम नहीं हो, फिक्र मत कर। चुनांचे मेरी बात सही हुई। महमूद भाईजान स्क्रिप्ट लेके मंडी हाउस दिल्ली कई चक्कर लगा चुके, लेकिन वो डबल मीनिंग जोक्स की वजह से अप्रूवल नहीं मिला। तो हमारी सारी सलाहियतें जो लिखे थे हम लोग, वो ज़ाया हो गए हैं। और मुझे याद भी नहीं है कि क्या लिखा था, क्योंकि महमूद भाईजान इतने होशियार थे, कार्बन पेपर भी रखने नहीं देते थे। बोलते थे मेरे लिए लिखा है तो इसे चुराना नहीं बेटा। अच्छा। लेकिन एक बात ज़रूर थी कि बहुत इंकरेजमेंट मिला,
हम सोचे कि महमूद भाईजान जैसे आदमी के साथ, जैसे आप हम बैठे हैं, बैठ के बात कर रहे हैं हम उनसे, कितनी बड़ी खुशनसीबी है। महमूद भाईजान जिन्होंने कई एक्टरों को इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, और गज़ब के कॉमेडियन मैं समझता हूँ फिल्म इंडस्ट्री में, ना उनसे पहले ना उनके बाद महमूद जैसा कॉमेडियन शायद ही कोई पैदा हो। चलिए हामिद भाई, गुफ्तगू तो होती रहेगी, लेकिन कुछ और आइटम, क्योंकि हमारे नाजरीन ये चाहेंगे, क्योंकि हामिद कमाल साहब जब इंटरव्यू देने के लिए आए हैं तो कुछ आइटम्स हो जाए। जहाँ तक कॉमेडी आइटम्स का सवाल है जानी मियाँ, मेरी शुरू से आदत है कि कोई इस्लाही पहलू होना चाहिए, और कंटेंट, एक कंटेंट दूसरे कंटेंट से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। सिर्फ लतीफ़ा बोल के निकल जाओ, आपने सुना है, मैंने सुना, मैंने सुना है, आपने सुना, बात पूरा नहीं होगी। लेकिन किसी एक टॉपिक पर, किसी एक मौजू पर कॉमेडी करना, कॉमेडी बनाना, वो मुझे अच्छा लगता है। शुरू से लेकर आज तक मुझे टॉपिक पे काम करना अच्छा लगता है। तो मैंने उस पर बनाया था बहुत आइटम, लेकिन अभी चूँकि एक्शन कॉमेडी है वो दिखा नहीं सकता। शादी ब्याह की तकरीबों में जी हज़रत वीडियोग्राफर जो नचाता है कैमरेमैन दूल्हे को, दुल्हन को, मतलब ये कि दूल्हा दुल्हन माँ बाप की नहीं सुनते, वो कैमरा मैन उठो बोला तो उठ जाता, बैठो बोला तो बैठ जाता। और कभी कभी देखता था मैं, लेडीज़ में जाते ना वीडियोग्राफर, जाके कैमरा में दुल्हन सजी सजाई है, मेहंदी वेंदी लगा के, तो दुल्हन से बोलता ऐसा करो तो मेहंदी हाथ में जो मेहंदी है ना वो ले रहा है एक्चुअली। लेकिन मुझे लगता था यार अच्छी खासी दुल्हन को भिखारन बना दिया सही है, अजीब सा। और दूल्हे से के जो फोटोज लेते थे ना लोग, अभी आज भी है, दूल्हे खड़ा करते बोले यूं खड़े रहो घड़ी बताओ, आर्टिफिशियल बना था। मैं सोचता था कि यार ये वीडियो है, फोटो नहीं है, इसमें अखड़े नहीं, क्या जरूरत है। ग्रुप 8-10 आदमी खड़े, सांस रख के खड़े, चमका ऑफ हुआ, ये क्या है। तो नेचुरल नहीं होता इसमें, नेचुरलपन क्यों नहीं होता होगा। तो जैसे कि वीडियो वाला आया, सॉरी वलीमा चल रहा है, वलीमा दूल्हा नहीं आया, और दूल्हा गेट में आया, गेट से इंटर हो रहा है, तो वीडियोग्राफर भाग के जाता है, ठहर जाओ, दूल्हा रुक जाता। कहीं क्यों, क्या ठहरो भाई, लाइट नहीं आ रही, ठहरो जरा, आओ बोलते हैं, आना शुरू करता दूल्हा, मुरस्ते इधर से, उसका बाजू वाला दोस्त उसको धक्का देता, इन्हें धक्का देता कि मैं आ रहा हूँ क्या नहीं आ रहा हूँ वीडियो में। तो बहरहाल वो खड़े हो जाते आके। अब मेज़बान तो तैयार रखता है खाना 8 बजे से, मेहमान जो होते हैं तड़पते रहते कि 9 बजे से खाना नहीं शुरू हुआ, कोई शुगर का पेशेंट है, कोई बीपी का पेशेंट है। जैसे ही दूल्हा आया भाग जाते सब लोग, किधर, डाइनिंग हॉल की तरफ। वहाँ एक पर्दा वर्दा लगा के लोगों ने ठहरो, अभी इंतजाम नहीं हुआ बोलते। तो इस तरह से अब कुछ दोस्त है बाप दूल्हे के फूल पहनाते, मुबारकबाद देते, गुलदस्ता देते ना, तो एक साहब आके दूल्हे को हार डालते, वीडियो वाला जरा ठहरो भाई, क्या हुआ, निकालो हार, निकालो कहीं को, निकालो यारो, उन्होंने निकाल के अब डालो, अब इन्हों डालो, अब इन्हों हार डालने वाला कैमरे को देख रहा, दूल्हा इधर है, ये डाला पलट के देखा तो दूल्हे के बजाय उनके ताया के गले में हार। तो इतना वीडियो का क्रेज हुआ, मैं समझता हूँ 80 में आया था शायद जी कैमरा। तो बहरहाल इतने दीवाने हैं हुए लोग वीडियो कैमरे के, आज भी हैं। अब तो खैर हजरत स्मार्टफोन भी आ चुके हैं, दावतों में, शादियों में। आजकल तो हकीकत बोल रहा हूँ मैं, मजाक का मजाक, हकीकत की हकीकत। दूल्हे के बाजू जाके फोटो लेते थे पहले लोग, आजकल दूल्हे के बाजू नहीं जा रहे, जाके कोई जैसा फ्लावर है, कोई फाउंटेन है, और वहाँ खड़े रह के सेल्फी ले लेते हैं। तो दूल्हा कौन है की, दावत किसकी है की, मगर आपकी फोटो इमीडिएट फेसबुक पे अपलोड भी हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, वो ये भी नहीं लिखते कि किसकी शादी में गए थे, काई की फोटो है ये, कुछ नहीं, हाजी मियाँ प्रोफाइल फोटो, अरे कई को डाला भाई फोटो, कुछ तो वजह बनाना। तो ऐसे क्रेज़ है लोगों को आज भी वीडियो का भी, और ये खुसूसन मोबाइल का भी। मोबाइल पर मुझे याद आया कि आजकल तो बच्चा यूज़ करता है, कुछ ऐसे ऐप्स हैं जो हमको भी नहीं मालूम है, हमारे पोता पोती इजी उसको ऑपरेट कर लेते हैं जी। तो ये
अजीब सा एक लतीफ़ा है कि एक साहब की बीवी लखनऊ की रहने वाली थी, वो जा रही थी लखनऊ सेंड ऑफ करने के लिए, सिकंदराबाद स्टेशन पे गए साहब, गए स्टेशन पे बीवी को चढ़ा दिया ट्रेन में और बोले बेगम ज़रा जाते ही मेरे को लेटर लिख देना, तुम आराम से पहुँचे नहीं पहुँचे, रोज़ाना हाल चाल मेरे को बताते रहना। तो बीवी बोली चुप बैठो जी, लेटर लिखने का ज़माना है ये, मैं फ़ोन कर देती हूँ। न करो, फ़ोन भी न करो, बिल बहुत आता, जब उस ज़माने महंगा था, तो वो कर दो, SMS कर दो, अच्छी बात है। और चलेगी लखनऊ से। अब उसने SMS में जो मैटर भेजा अपने हस्बैंड को, लेकिन डिजिट का ज़माना है, 10 डिजिट्स में से एक नंबर गलत हो गया बाई मिस्टेक। 8 में 0 में कभी कभी फ़र्क नहीं दिखता, बिल्कुल दब गया, तो वो मैसेज चला गया किसी और को। वो किसको गया मालूम? एक साहब की बीवी का इंतकाल हो गया। अच्छा। वो खबरस्तान में है, बीवी को दफन करके वापस जा रहे हैं, तो अचानक मैसेज आया, निकाल के देखा, सोचने लगा कोई ताज़ियत का मैसेज दे रहा, शायद बहुत दुख हुआ होगा, बीवी मर गई होगी। अब पढ़ने लगा, मैं यहाँ खैरियत से पहुँच गई हूँ। इतनी जल्दी कैसा पहुँची भाई ने? और वो भी खैरियत से पहुँची कहते, अरे अभी तो सवाल जवाब बाकी है रे। हाँ, यहाँ का एटमॉस्फेयर माहौल बहुत अच्छा है, राइट साइड पे ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है, वो जन्नत है। लेफ्ट साइड पे देख, शोले है, आके उधर आगे जाके देख, और आगे क्या है, नाना नानी दादा दादी फूफा फूफी सब लोग रिसीव करने आए थे, तुमको बहुत याद कर रहे, तुम भी आ जाओ, जल्दी आ जाओ अम्मा। तो इस तरह से मतलब कॉमेडी किसी ना किसी पॉइंट पे बन जाती है। बेशक, गौर करने की ज़रूरत है बस। सही है। कॉमेडी बनाने की कोई मशीन तो होती नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि राइटर नहीं है लिखने में। जैसे बॉम्बे में बहुत सारे फिल्मों के लिए, टीवी सीरियल के लिए लिखने वाले राइटर्स हैं, जो आपको एक्टर दिखाई देते हैं, वो खुद नहीं बोलते, राइटर लिख के देता है उनको। मगर हैदराबाद में बदकिस्मती से कॉमेडियंस को कोई राइटर नहीं मिलता, अब उसको खुद को क्रिएट करना पड़ता है, या दोस्त अहबाब से तबादला ख्याल करना पड़ता है। बेशक, सही बात है। तो इस तरह से जो कॉमेडी बन जाती है। तो कितने जोक सुनाऊं? नहीं, बिल्कुल, बहुत सारे आपसे हम जोक्स भी सुनेंगे, बहुत सारी बातें भी करेंगे। तो नाजरीन, आप कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। आदाब हैदराबाद। वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं हैदराबाद के लेजेंड कॉमेडियन, जिन्हें आप और हम हामिद कमाल के नाम से जानते हैं। ब्रेक से पहले आपने करियर की इब्तदाई दौर की बातें बताई, बहुत अच्छे अच्छे लतीफ़े आइटम भी सुनाया। अभी मैं आज सोशल मीडिया का दौर है जी, उस लिहाज से जो तब्दीली आ गई है कॉमेडी में जी, तो आप क्या सोचते हैं, क्या नज़रिया रखते हैं आज के दौर की कॉमेडी को लेकर? नहीं, इसमें शक नहीं कि आज की कॉमेडी को लोग बोलते हैं कि नहीं पहले की बात नहीं आती, लेकिन मैं सोचता हूँ हर दौर में स्टाइल बदलता रहता है। आज की दौर की कॉमेडी भी अच्छी है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज के कॉमेडियंस को खुशनसीब है, ये लोग लक्की हैं कि इनको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं। हम जब स्टार्ट किए थे तो सिवाय एक पेंसिल माइक के कुछ नहीं होता था। स्टेज पर एक माइक में 4 आदमी खड़े हैं, कोरस गा रहे हैं, ये ड्रामा कर रहे हैं, तो एक ही माइक पर, एक शोर माइक पर। आज इतने एडवांटेजेस हैं कि लोगों को फेसबुक है, व्हाट्सअप है, ये सोशल मीडिया पर अपने टैलेंट दिखाने का मौका है। तो जुस्तजू करना चाहिए, लोग लक्की हैं, और जुस्तजू करना चाहिए, नए नए आइटम्स कंटेंट बनाना चाहिए। लेकिन एक ही बात है कि वल्गैरिटी को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। मैं सोचता हूँ ख़ास तौर से मेरे हैदराबाद के फ़नकार वल्गैरिटी नहीं करते। दूसरी स्टेट्स में डबल मीनिंग जोक्स बहुत किया करते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। किसी मज़हब का मजाक उड़ाना, किसी शख्सियत का मजाक उड़ाना, तो यह अच्छी बात नहीं है मेरे हिसाब से। तो कॉमेडी जगह जगह मिल जाएगी आपको, क्रिएशन करना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ अल्फाज का ज़ख़ीरा होना चाहिए। मेन चीज़ है अल्फाज का ज़ख़ीरा। और अल्फाज का ज़ख़ीरा कैसे आता है? मुताल्ले से, रीडिंग। अब तो खैर रीडिंग भी नहीं हो रही लोगों को, अखबार भी पढ़ना बहुत कम लोग गनीमत पढ़ रहे हैं अखबार,
कम से कम मोबाइल में भी पढ़ रहे हैं, ई पेपर पढ़ रहे हैं। लेकिन हमारे ज़माने में हम स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी होती थी ना अफजलगंज पर, जी, तो वहाँ जाते थे वो किताबें पढ़ने के लिए, बच्चों की खिलौना कलियाँ, क्योंकि ख़रीद के लाना बड़ा मुश्किल था ना उस ज़माने, महंगाई का दौर था। तो वहाँ नाम लिख के रजिस्टर में 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए बैठ के पढ़ते थे किताबें। तो उस ज़माने में हमको पढ़ने का मौका मिला। शौकत थानवी को पढ़ा, पितरस बुखारी को पढ़ा, और बाद में बहुत सारे राइटर्स थे। फ़िकर तौनसवी थे, मिलाप में एक कॉलम लिखते थे, तो कृष्ण चंद्र थे। तो इनका जो अंदाज़ तहरीर था बहुत गज़ब का था। और फिर बाद में मुश्तबा हुसैन हमारे हैदराबाद के जो कॉलम निगार थे, बड़े अच्छे तंज़ मज़ा निगार, उनको पढ़ा। तो कॉमेडी कहाँ से निकल के आती है? ये किताबें पढ़ने से आती है। मुतालिया बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप दुनिया में क्या चल रहा है ये देखो आप, और पुरानी चीज़ को नए सांचे में ढाल सकते हैं। क्योंकि कॉमेडी ऐसी चीज़ है, आपको 20-25 शेख चिल्ली का नाम आप भी सुने होंगे, मैं भी सुना हूँ, आज भी सुनाते लोग शेख चिल्ली के कारनामे, अकबर बीरबल के लतीफ़े। क्यों हैं, क्यों सुनाते हैं? क्योंकि है दम उन चीज़ों में। वो क्या कहना चाहिए उसको, तारीख़ी चीज़ें हैं ये। तो बहरहाल मौक़े अच्छे हैं और ये फील्ड बहुत अच्छी है। लोग समझते हैं कि ये लाइन अच्छी नहीं है। जब मैं नया नया था स्टूडेंट लाइफ में, जब प्रोग्रामों में जाता था 11-12 बजे रात को घर आता था, किसी प्रोग्राम को देखने के लिए, सुनने के लिए, मुशायरे में जाता था, तो घर में मार पड़ती थी भेद की छड़ी से कि भाई ख़ानदान में कोई नहीं निकला, तू क्यों निकला ऐसा छिछोरा। तो मुझे पसंद था ये काम करना। और मैं ख़ास तौर से ये बात मेरे सामाईन को, नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनको अपने पसंद का काम मिलता है, उसकी हॉबी उसका प्रोफेशन बनता है। एक शायर है, अब उसको ले जाके आप पोस्ट ऑफिस में क्लर्क बना दो तो शायरी तो ख़त्म हो गई है उसकी। तो मैं इस सिलसिले में बड़ा खुश नसीब हूँ कि मैं जो शौक़ पाला वही शौक़ मेरा प्रोफेशन बना। चुनांचे जैसे आपने कहा 50 साल मुकम्मल हो चुके हैं मेरे इस लाइन के अंदर, और यही रोटी खा रहा हूँ, यही पैसों से ज़िंदगी गुजारी, इन्हीं पैसों से बच्चों को तालीम तरबियत दिलाई। ये अलग बात है कि किसी को नहीं शौक़। एक लड़का मेरा अवैस है, अवैस कमाल, उसको थोड़ा शौक़ हुआ है, वो भी अब वो यूट्यूब की वजह से। नहीं, ये तो खैर बाद में बातें हम करेंगे। हमें तो मैं ये जानना चाह रहा था कि भाई उस दौर की कॉमेडी में आज की दौर की कॉमेडी में आप कितना फ़र्क महसूस करते हैं। तो बहरहाल आपने बताया कि भाई डिजिटल आने की वजह से ये जो मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, उस लिहाज से लोगों को मौका तो मिल गया है बेशक। लेकिन एक सवाल यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा, वो ये कि क्या अपने आप को प्रूफ करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए वो क्या करें? वो क्रिएटिविटी मेन चीज़ है। क्रिएटिविटी, आप कोई ऐसी चीज़ पेश करो जो दूसरे ने नहीं किया, आप कुछ नयापन लाइए। बात पुरानी होती है, नई कॉमेडी तख्लीक नहीं की जा सकती। कहाँ से तख्लीक करेंगे आप? ऑब्जर्वेशन करो आप, दुनिया में क्या चल रहा है। लोग दूसरे को, मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा। आप सड़क पे से जा रहे हैं, हम केले का छिलका आता है, किसी आदमी का पैर फिसल जाता है, वो गिर जाता है, तो इधर उधर देखने लगता है उन्हें, दूसरे लोग हंसते हैं। तो क्यों हंसते हैं भाई? तो आप वो अपने पे करके देखो अमल, तो लोगों को हंसी किस बात पे आती है वो पॉइंट नोट करो आप। कुछ तो अल्फाज, कुछ आपके बॉडी लैंग्वेज, कुछ आपके एक्सप्रेशन, और हद अदब बहुत ज़रूरी है भाई। मेरे हिसाब से नहीं, सभी के हिसाब से डबल मीनिंग, वल्गैरिटी नॉट अलाउड। चंद दिन चलती है, बाद में नहीं चलती है। लोग ख़वातीन मुँह ढाँप लेते हैं, अरे ये क्या बोल रहा है। समझदार लोग भी, अरे यार सब अच्छा था लेकिन वो अच्छा नहीं था। चुनांचे अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था आपको महमूद भाईजान का। महमूद भाईजान जैसा कॉमेडियन कोई नहीं है, लेकिन उनका जवाल कब शुरू हुआ? जब उन्होंने मराठी फिल्मों के दादा कोंड के बहुत मशहूर एक्टर थे, उनके साथ 2-3 फिल्मों में काम किया। तो फिल्म के टाइटल में ही गड़बड़ है, तो उसमें काम करके इनका भी मिजाज वैसा हो गया। डबल मीनिंग, डबल मीनिंग, तो डबल मीनिंग ही हंसाने के लिए ज़रूरी नहीं है। नहीं अमित भाई, ये तो आपकी सोच है जी, बहुत अच्छी बात है कि भाई वल्गरिटी नहीं चाहिए, मतलब हंसाने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
लेकिन आपने जिस तरह बताया कि भाई मौके बहुत सारे आ गए हैं, जी हाँ, लेकिन अपने आप को देखिए, हर दूसरे दिन कोई ना कोई आर्टिस्ट पैदा हो जाता है, जी। अपना कंटेंट लेके आता जी। है, लेकिन अपनी शिनाख्त बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत तो है। तो आप उस लिहाज से क्या कहना चाहेंगे कि भाई देखिए, एक आइटम आपका हिट हो जाता है, फिर एक 4 दिन के बाद कोई और आइटम लेकर आता है, वो भी हिट हो जाता है। तो इसको कायम रखने के लिए, अपने आप को प्रूफ करने के लिए क्या करना चाहिए? जब मैंने कहा ना आपसे, ऑब्जर्वेशन, महसूस करो। आप तकरीब में जाते हैं, दावत में जाते हैं, आप फंक्शन में जाते हैं, सड़क पे से गुजर रहे हैं, होटल में बैठे हैं, तो आसपास में महसूस करना शुरू कीजिए कि लोग किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, उनका लहजा कैसा है, हाँ, किस लतीफ़ा कैसा पैदा हो सकता है। जैसे कि हैदराबाद में आम आदमी जो बात करता है, आप जानते हैं ना सब ये, हम तो मिसाल भी देते हैं ना, आप भी देते हैं, हम भी देते हैं कि हैदराबाद की ज़बान में कॉमेडी कूट कूट कर भरी हुई है। क्या उस्ताद दिख रहे नहीं आजकल, अरे यहाँ ही छो यारो, आँखा है वो शट के वटाना है, यानी मामूली बात है। तो ये लहजा जो है ना, ये कैच करना, जैसा कि महमूद कॉमेडियन है, जॉनी लीवर हैं, ये लोग ऑब्ज़र्व खुद करते हैं। आज भी जॉनी भाई कि बंगाली लोग कैसे बात करते हैं, हैदराबादी कैसे बात करता है, पंजाबी कैसे बात करता है, लहजा कैसा होता है, पेट वर्ड्स क्या होते हैं। तो इन चीज़ों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। इन चीज़ों पर तवज्जो, आप वैरायटी पेश कर सकते हैं, और क्या, ज़बान पर उबूर हासिल करो। और हमारे देश के अलग अलग जो प्रांत हैं, यूपी में का लहजा, गुजरात का लहजा, महाराष्ट्र का लहजा, हैदराबाद का लहजा, तो ये लहजों को मिलाओ और कॉमेडी बन जाती है आपकी। चलिए, जब आपने दूसरे स्टेट्स का जिक्र किया है, तो हैदराबाद का वो आइटम जो आप सुनाते भी हैं, एक अंग्रेज़ चार मीनार देखने के लिए आया, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे ऑडियंस के लिए वो आइटम ज़रूर सुनाएं। हाँ, जैसे कि चार मीनार जो है हैदराबाद की तारीख़ी इमारत है, और अब तो बड़ा हुजूम रहता है वहाँ पर, तो लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं, फॉरेन से भी आते हैं। और हमारे चार मीनार के अतराफ़ घूमने फिरने वाले या ठेला बंडी वाले, ऑटो वाले अपने अपने धंधों में रहते, कौन आ रहा कौन जा रहा देखते, गौर नहीं करते, सिर्फ ये देखते कि अपना माल बिक जाए। लेकिन देखते किसे हैं? फॉरेनर, अंग्रेज को आते हैं, वाह गोरा आया छोटे, इसको टोपी डालेंगे उस्ताद, ये मोतियों का हार बेचेंगे, हालांकि चाइना का रहता 20 रुपये का, मगर बोलता सर पर्ल सिटी, दिस इज हैदराबाद। तो थोड़ी बहुत टूटी फूटी इंग्लिश भी सीख लेते लोग। अच्छा, अब अंग्रेज अगर इनसे कुछ पूछ बैठा, हाँ, तो ये लोग कैसा जवाब देते? मिसाल के तौर पर एक आदमी चार मीनार के पास खड़ा हुआ है, फॉरेनर आया, एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, क्या है छोटे, प्लीज टेल मी, कैन यू टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मोनुमेंट। इसका नाम पूछ रहा शायद, सर दिस इज फॉर मीनार। फॉर मीनार? नो नो नो, आई थिंक इट इज चार मीनार। मालूम रख के कहीं पूछा रे, फिर अवले तेरे को समझ में आना बोल के मैं इंग्लिश में बोला, ओके ओके थैंक यू। अब क्या है रे, तुम लोग आते गए उतनी दूर से, आंख पे कपड़े नहीं है, चड्डी पहन के फिर रहा, एक पैंट खरीदने को पैसे नहीं है, प्लेन को पैसे कहाँ से लाया रे छोटे। अब कुछ भी बोला, समझता हूँ। फॉरेनर ने फिर पूछा, एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, प्लीज टेल मी हु वाज द बिल्डर ऑफ दिस मोनुमेंट। बिल्डरों का धंधा तो आजकल है, जब कहाँ थे रे बिल्डर? हाँ, बिल्डर बोले तो अरे हाँ समझ गया, कौन बनाया पूछ रहा। बिल्डर, बिल्डिंग, सर बिल्डर बोले तो क्या नाम, कुली कुतुब शाह कंस्ट्रक्शन कंपनी, वेरी फेमस एट दैट टाइम। काम धंधा कुछ भी नहीं था साहब, बिल्डिंगा बनाए, मच्छी कमान बनाए, काली कमान बनाए, नया पुल बनाए, सब बना के चले गए लोग। ओके ओके थैंक यू, अब जा भाई जा, भाई जाना को खा रहे, क्या ऊपर ले जाके फेंको पड़ रहा, क्या तो भी है। इसी पर मुझे याद आया, यानी शायद बरसों के बाद मुझे ये लतीफ़ा याद आया। जी जी, चार मीनार के पास से मैं गुजर रहा था एक दिन, बहुत ज़माने पहले की बात है, 25-30 साल पहले। तो एक साथ नशे में थे, आके मुझसे मुखातिब होने, हेलो अहमद कमाल, हेलो। अरे बोला कौन है यार ये, पहचाना मेरे को? अच्छा, मैं बोला नहीं पहचाना, बेवकूफ़ है तू। अरे मैं कैसा बेवकूफ़ हूँ? तू, मैं तेरे को पहचानता हूँ, तुम मेरे को नहीं पहचानता। नहीं भाई कैसा पहचानूंगा भाई, नहीं तो आर्टिस्ट है। बोला हो मस्खरा है, हो है रविंद्र भारती में प्रोग्राम करता ना तू,
हाँ भाई, 3 रुपए का टिकट लेके बालकनी में देखा मैं तेरे को 3 घंटे देखा, तू मेरे को 5 मिनट नहीं देखता ये आएगी क्या मुसीबत है यार। अच्छा भाई साहब ठीक है, आप, मैं तेरा दोस्त हूँ, यार गार हूँ, आई मीन एलुरा का गार हूँ, अच्छा आई मीन क्लोज फ्रेंड। अच्छा आप मेरे दोस्त है, क्लोज फ्रेंड है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तेरा वेल विशर हूँ बोला ना, तेरे को पे कोई अगर उंगली उठाया, उंगली काट डालता हूँ, यकीन कर, बहुत चाहता हूँ तेरे को। कोई हाथ उठाया, हाथ काट डालता हूँ, कोई तेरे बारे में गलत सोचा, भेजा निकाल देता हूँ। बोला नहीं है भाई, कोई नहीं है यार, कोई दुश्मन है तो बता, काम कर देता हूँ अभी। बोला कोई नहीं है यार दुश्मन। अच्छा तेरे को ये बोल, रास्ते में आते जाते कोई रोक रहा, कोई टोक रहा, तो मुझे मजाक सुधरा। मैं बोला ज़रा जल्दी में रहता हूँ, सुबह में कॉलेज को जाना रहता, ये बीच में 4 मीनार आ जा रहा, ऐसा साइकिल घुमा आके जाना पड़ता है, इन्हें रोक रहा, 4 मीनार की तरफ इशारा करके बोला, इन्हें रोक रहा नहीं, मैं बेजुबान चीज पे हाथ नहीं उठाता, कोई जानदार है तो बोल। मैं समझता हूँ, मैं खुद एक बरसों के बाद मुझे याद आया ये। नहीं नहीं बिल्कुल। अच्छा हामिद भाई, वो कंटिन्यू आइटम ज़रूर कीजिए। अंग्रेज़ फिर जाता है जिलेबी वाले के पास, दही वाले के पास, तो वो 4 मीनार से वो फॉरेनर निकला, गुलजारस के पास पहुंचा, जो फाउंटेन है ना हाउस, तो वहाँ पर जिलेबी वालों के, पानी पूरी वालों के ठेला बंडियाँ लगे रहते हैं। तो फॉरेनर देखने लगा, वो जिलेबी बना रहा, और से देख रहा था, जाके पूछा, एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, व्हाट आर यू मेकिंग जस्ट लाइक रिंग रिंग रिंग, व्हाट इज इट? तो उन्हें बोला सर दिस इज जिलेबी। जिलेबी? व्हाट जिलेबी? वर्ड बोले तो क्या बोले रे, खाए तो मालूम होता। दिस इज जिलेबी इज जिलेबी सब मिठा है रे बोले, स्वीट। Oh, sweet, very nice, very nice. But what is the method of preparation of jalebi? Very easy, sir. You see, that is kadai. Pure ghee in the kadai, not dalda. Kasam se jhoot nahi bola. And see, this is malmal ka cloth. One small hole in this cloth. And after that, material from this hole in the kadai, round, 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 full stop. Jalebi ready. Oh, but how to inject the sugar water? अरे यार वो इंजेक्शन नहीं देते रे, शक्कर के उसमें डुबा देते इसको। अब जा भाई, लेता ना करता तो जा। अब फॉरेनर और आगे गया, देखा दूध वाले की बड़ी दुकान है, ऐसे बड़े थाल में दूध है, मट्टी की कुंडों में दही रखा है। फॉरेनर ने पूछा, ओ मैन एक्सक्यूज मी, व्हाट इज इट इन द पॉट्स? सर दिस इज पेरुगू। व्हाट पेरुगू? दही रे होले, व्हाट दही? करड? खरड? नो खरड, नो खरड, खरड, करड बोल रहा हूँ मैं, स्पेलिंग आती मेरे को, CURD। हाँ क्या आर साइलेंट है क्या? तो भी है कर्ड। ओके ओके ओके, व्हाट इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कर्ड इन योर सिटी? अब बाबा इतनी छोटी बात क्या, इतना लंबा सवाल कहीं को पूछा रहे। सर वेरी इजी, ऑटोमेटिक। बट हाउ? मिल्क, यू नो मिल्क? यस, मिल्क स्लीप इन द नाइट, ऑल नाइट, आराम से बेफिक्री से, एट मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग टाइट, दही इज रेडी, दैट्स कॉल्ड कर्ड पेरुगू। ओके थैंक यू, चल जा भाई जा। तो ये क्या इसमें बताता ये था हमें कि हमारे हैदराबाद की आम बोलचाल में कॉमेडी किस तरह से पैदा होती है। सही बात है। तो ये छोटी छोटी बातों को सुन के लोग बिल्कुल एंजॉय करते हैं। और खुसूसन ये कुछ ऐसे जोक्स हैं कि जो आप किसी के भी सामने सुनाओ तो समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, बेशक, क्योंकि चंद लताइफ़ ऐसे होते हैं कि लोगों को समझ में नहीं आते, सोचना पड़ता कि हंसना कहाँ है इसके अंदर। सही। तो ये इजी, इसमें लैंग्वेज का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए, खुसूसन हमारे नए कॉमेडियंस को, कि आपके सामने ऑडियंस कौन है। मिसाल के तौर पे आजकल इवेंट्स का ज़माना है, बहुत सारे रिसोर्ट्स में, 5 स्टार होटल्स में, अलग अलग कंपनियों के वो होते हैं ना, पार्टीज़ होते हैं। तो मेरा तो एक काम रहा है, मैं जब कभी मुझे बुलाया जाता तो मैं ज़रूर पूछता था कि जो VIP आ रहे हैं, डेलीगेट्स आ रहे हैं, वो कहाँ के हैं। तो उसका उनके ज़ौक़ का पता चलता है। तो लोग बोलते हैं बम्बई से टीम आ रही है, कोई बोलते दिल्ली से आ रही है, हरियाणा से आ रहे हैं। तो उनके सामने प्योर हैदराबादी नहीं सुनाना चाहिए, उनको ईजी लैंग्वेज सुनाना चाहिए। ये एक
छोटा सा काम मैंने सीख लिया था, और ऑडियंस को देख के जोक सुनाना। जहाँ उर्दू समझने वाले हैं, प्योर उर्दू समझने वाले, तो वहाँ अदब की तो इंतहा हो जाती है वहाँ, तो बहुत ज़्यादा इस तरह से। चलिए हामिद भाई, लोगों को इतना हंसाने वाला हामिद कमाल ज़िंदगी में कितना खुश है, उस बारे में आप ज़रूर बताएं। नहीं, मैंने कहा ना आपको, खुश तो इतना हूँ मैं, एक ही चीज़ से ज़्यादा खुश हूँ मैं कि मुझे किसी की गुलामी मंजूर नहीं थी, और गवर्नमेंट जॉब मिलने के बावजूद भी मैंने छोड़ दिया। सिर्फ 3 महीने में कमर्शियल टैक्स की नौकरी मिली थी, IDPL में मिला था काम, छोड़ दिया मैंने। इसमें मैंने आज़ादी की सांस ली, और मैंने जो कामना की, जो ख्वाहिश की कि मैं इसी लाइन में नाम भी हो मेरा और पैसा भी मिले, तो नाम भी हुआ, इज़्ज़त मिली, शोहरत मिली। ये अलग बात है कि लखपति करोड़पति नहीं बन पाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कमाई ज़रूर हुई कि ज़ाती घर बनाया, बच्चों को तालीम दिलाई, सारे के सारे बच्चे एजुकेटेड हैं। मैं अपनी अब तक की ज़िंदगी से तो खुश हूँ, अब आगे पता नहीं क्या होने वाला है। नहीं, लेकिन एक बात है हामिद भाई कि देखिए, आप अल्हम्दुलिल्लाह एक ग्रेजुएट होते हुए कॉमेडी की तरफ आप राग़िब हुए। कभी कभी आपको ये एहसास सताता होगा कि काश मैं कोई नौकरी कर लिया होता, गवर्नमेंट जॉब किया होता। कभी ऐसा होता है कि भाई रेगुलर प्रोग्राम्स नहीं होते? नहीं, मुझे तो उतना वैसा महसूस नहीं हुआ। गवर्नमेंट जॉब के तो ख़िलाफ़ हूँ शुरू से मैं, क्योंकि बड़ा डिसिप्लिन से काम करना पड़ता ना भाई, किसी सबऑर्डिनेट बन जाना पड़ता किसी का। अलबत्ता ये हुआ कि जब मैं अमेरिका गया, कनाडा गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह, तो अमेरिका ने कई दोस्त मेरे मिले, बोले छोड़ो यारो ये कॉमेडी जोक्स लतीफ़े छोड़ो यारो, यहाँ अमेरिका में डॉलर हैं बाबा, घंटे को $5-7 मिलते, लाखों रुपए कमा सकते हो तुम, यहाँ रह जाओ। तो मैंने तजुर्बतन 1 महीना 2 महीने काम भी किया, मगर क्या बड़ी मेहनत करनी पड़ती है भाई, अमेरिका में डॉलर ऐसे नहीं मिलता। सही बात। और कितना भी पढ़ा लिखा हो, चूँकि जॉब वीज़ा नहीं है ना, तो ऑड जॉब करना पड़ता है आपको, पेट्रोल पंप पे नौकरी करनी पड़ती है, या फिर न्यूज़ स्टैंड, क्या बोलते हैं, ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे खड़े खड़े काम जॉब करना पड़ता है। तो वो भी मुझे अच्छा नहीं लगा यार, ये बीवी बच्चों को छोड़ के यहाँ रहना, कमर अकड़ यारी। और वो बॉम्बे में इतने मौक़े मिले मुझे राइटिंग के, लोग बोले बम्बई रह जाओ भाई, फिल्मों में आपको एज ए राइटर बहुत अच्छा काम मिल सकता। जॉनी लीवर ने बहुत काम भी दिलाया और अभी भी बोलता है, मगर मुझसे रहा नहीं जाता है। ये हैदराबाद का जो माहौल है, यहाँ की खुली फ़ज़ा, वो बम्बई में क़ैद कर देती है आपको, और बम्बई का सिस्टम बिल्कुल अलग है, भाग दौड़ की ज़िंदगी है और खफस की ज़िंदगी है। इतनी सी जगह में 4 लोग रहना, तो वो हैदराबादियों को गवारा नहीं है। यही वजह है कि कोई हैदराबादी बम्बई में आगे नहीं बढ़ पाया, कि गंदी पेट का पानी बोलते ना, बस उसमें खुश हैं हमारे फ़नकार। लेकिन मौका हाथ आए तो नौजवानों को ख़ास तौर से मेरी एडवाइस है कि छलांग मारो। जैसा गुलकार हैं, कराओके म्यूज़िक पे गाना गा के शादी ब्याह में गा रहे, खुश हो रहे कि सेम टू सेम रफ़ी साहब की वैसी आवाज़ है। ऐसा बोलने से कुछ नहीं होने वाला। आप आगे जाइए, कॉन्टेस्ट में जाइए, रिकॉर्डिंग कीजिए, पिक्चर में कई प्लेबैक सिंगर बन गए, कई जो एक्टर बन गए कंपटीशन में जाके। तो हैदराबादियों से ख़ास तौर से मेरी ये तवक्को है, उम्मीद है कि सिंगर हो या एक्टिंग हो या अपना क्या कहते हैं इसको कॉमेडी हो, जुस्तजू करो, छलांग मारने की कोशिश करो, आगे जा सकते हैं आप। सही बात है। अपने शहर का भी नाम कर सकते हैं, अपने मुल्क का नाम कर सकते हैं, नाम, इज़्ज़त, शोहरत सब कुछ मिल सकता है, बशर्ते कि इसको काम को काम समझना, काम से जुनून की हद तक इश्क रखना चाहिए, एट्टी को नहीं। सही है। एट्टी को काम करने से कोई आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। हामिद भाई, फ्यूचर प्लानिंग में क्या, जो आने वाली पीढ़ी में आप किसको तैयार करने वाले हैं? मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरे एक बेटे को शौक़ हुआ, अवैस कमाल के नाम से मेरे साथ काम कर रहा है वो। मैं चाहूँगा कि जो काम मैं नहीं कर सकता वो मेरा लड़का करे, और मुझे असिस्ट भी करता है वो, और रिकॉर्डिंग भी करता है, शूटिंग भी करता है, एडिटिंग भी करता है। अब कॉमेडी उतनी उसके नेचर में नहीं है, सिखाना पड़ेगा आहिस्ता आहिस्ता। तो उम्मीद है कि वो हमारे सिलसिले को आगे लेके जाएगा, हैदराबादी मतवाले यूट्यूब चैनल को। अवैस कमाल के लिए आप सबकी शुभकामनाएं चाहिए, मुझे आपकी दुआएं चाहिए। चलिए हामिद भाई, क्योंकि प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव में हम आ चुके हैं, क्योंकि काफ़ी दिलचस्प गुफ्तगू चल रही है,
तो अभी मैं हामिद कमाल साहब को हम जब देखते हैं जी तो ट्रेंड के हिसाब से चेंज होते हैं। जी जी पहले आपने स्टेज किया, फिर उसके बाद फिल्मों के लिए भी आपने वक्त दिया राइटिंग के हिसाब से। हाँ, अभी आजकल सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। जी जी तो क्योंकि आज दौर सोशल मीडिया का है, हाँ। तो आप अपने चैनल के बारे में हमारे नाज़रीन हाँ, को मैं ज़रूर बताइए। मुझे इत्तेफाक खुशनसीबी है मेरी कि मैं अप टू डेट हो गया हूँ। जी, आज जी। चल रहा है सोशल मीडिया। तो मैंने शुरू किया हैदराबादी मतवाले के नाम से एक यूट्यूब चैनल, जिसमें हर हफ्ते मैं कुछ ना कुछ कंटेंट कॉमेडी के डालता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह साल 1.5 साल के अंदर मेरे 86-87,000 सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, बहुत जल्दी 1 लाख हो जाएंगे। और दूर दराज से, लंदन से, ऑस्ट्रिया से, पता नहीं कहाँ कहाँ से मैसेजेस आते हैं। ये बड़ी खुशी होती है कि लोग कहाँ कहाँ नहीं देखते हमको। और मैं कोशिश उसमें यही करता हूँ कि कंटेंट में दम हो, मैसेज हो। सिर्फ हंसाना ही सब कुछ नहीं होता। आप हंसाने के लिए कुछ भी टेढ़ी बिंगी हरकत करो, आप उछलो कूदो गिरो पड़ो, हंसते हैं लोग, लेकिन दिल को छू लेना चाहिए। तो मैं ऐसी कहानियों की तलाश में रहता हूँ कि लोग सोचने पे मजबूर हो जाएं, हंसें भी, इंजॉय भी करें, इंटरटेनमेंट भी हो, और एक अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इतना अगर कोई सोच लिया तो ये हमारी कामयाबी है। और जानिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ दूरदर्शन के स्टूडियो में बात करने का मौका दिया मुझे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, इतना वक्त दिया, और आपकी ये जर्नी इसी तरह जारी और सारी रहे। थैंक यू। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सितारों के साथ आपकी और हमारी मुलाकात होगी इस प्रोग्राम के ज़रिए। आप अपने दोस्त और होस्ट KB जानी को इजाज़त दीजिए। आदाब हैदराबाद।